नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। चुनावी बयार है और चौतरफा सियासी प्रहार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं पर झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार के साथ तीखे प्रहार कर रहे हैं। झारखंड में सीएम योगी ने विरोधियों को निशाने पर लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव के पीटीए पर ही निशाना साधा है और अब चुनावी झांकी में लाल सलाम, धक्का देकर बाहर करो और साइकिल की सफाई, गैराज में शिफ्टिंग जैसे तंज भी सुनने को मिल रहे हैं। इस माहौल में सवाल यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों बोले लाल सलाम को धक्का दो, और अखिलेश का किस पर वार पीडीए से दर्द हो रहा है। सियासी झांकी में अभी कितने वार बाकी हैं, क्योंकि चुनावी दंगल दिलचस्प मोड़ पर है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द में आज की महाबहस पर चर्चा होगी धमाकेदार तरीके से, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। चुनावी बयार, योगी का लाल प्रहार। योगी बोले लाल सलाम को धक्का दो। झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। अखिलेश का वार, पीडीए से दर्द हो रहा। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। केशव का तंज, अखिलेश का पीडीए विफल। 2045 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। सियासी झांकी, कितने वार बाकी। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। योगी क्यों बोले लाल सलाम को धक्का दो, ये सवाल यहां पर आज की महाबहस में राउंड 1 पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस पर आज चर्चा केंद्रित रहने वाली है। योगी क्यों बोले हैं लाल सलाम को धक्का दो, ये बड़ी खबर राउंड 1 में। और राउंड 2 में जिस सवाल पर चर्चा होगी, अखिलेश का वार, किसे पीडीए से दर्द हो रहा है, ये सवाल राउंड 3 का महत्वपूर्ण सवाल जिसे हम उठाने वाले हैं। सियासी झांकी, कितने वार बाकी, क्योंकि उपचुनाव का दंगल है और महाराष्ट्र झारखंड में जिस तरीके से चुनावी दंगल है वो भी अपने दिलचस्प मोड़ पर है। और इतने तमाम सवाल भी इस पर खड़े होंगे, उन पर भी सियासी बहस हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, मनीष सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मनीष सिंघवी प्रवक्ता कांग्रेस के, और विजय उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौशल कांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सभ्यता, शालीनता और मर्यादा के दायरे में रहकर मैं चर्चा कराता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल सलाम को धक्का दो, यह कौन सा वाक्य कह करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर हमले कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? क्या यह शब्द या यह बात कह करके चुनावी माहौल में और गर्मी आ जाएगी, ऐसा उनको लगता है? फिर इस लाल सलाम के तह में जाना पड़ेगा। लाल सलाम आया कहां से? लाल सलाम लेफ्ट से आया, और वो लेफ्ट का गढ़ है जेएनयू, और जेएनयू में ही ये नारा लगता है कि एक धक्का और दो। तो ये नारा वहां से लिया गया है, इसका कोई अलग मतलब ना निकाला जाए। जो लोग जेएनयू में पढ़े हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि एक धक्का और दो यानी लाल सलाम वालों को एक धक्का और दो। जिस तरीके से नक्सलवाद पूरे देश में खत्म हो रहा है, जितने भी नक्सलवादी हैं पूरे देश से धक्का दिया जाए, उसी की बात की जा रही है। और वहां पर तो नक्सलवादियों से ज्यादा बढ़ करके जिस तरीके से वहां पे मौलानावादी बैठे हुए हैं, जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप उसमें उसकी एक्सट्रीम सोचिए कि गुलाम मीर कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा हिंदुओं को
देंगे गैस का सिलेंडर, मुसलमानों को गैस का सिलेंडर देंगे, घुसपैठियों को गैस का सिलेंडर देंगे। ये घुसपैठियों को गैस का सिलेंडर देने की बात कहां से आ गई? कांग्रेस घुसपैठियों के दम पे ही हर जगह सरकार बनाने की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि घुसपैठिया है कौन? रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। ये लोग ही उनका वोट बैंक बनाते हैं और उन्हीं के फर्जी आधार कार्ड और आपने तो ऐसा लगता है साहब वोटर कटोरी में सबको अलग अलग बिठा रखा है, हिंदू को अलग बिठा रखा है, कहीं कटोरी में मुसलमानों को अलग बिठा रखा है, और इस तरीके से आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कौशल कांत जी, नहीं, सवाल यहां पर जेएनयू में अगर कुछ हो रहा है घुसपैठिया कौन है? जी, घुसपैठिया कौन है? नहीं तो मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। देश के लिए, देश के संसाधन से किसी घुसपैठियों को गैस का सिलेंडर कांग्रेस क्यों देगी? का जवाब पूछ लीजिए। भाई मनीष सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। लाल सलाम को धक्का दो, उसको जेएनयू करेक्शन के साथ जोड़ रही है बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप बीजेपी को क्यों नहीं दवाई दे देते हैं? जब आप कह रहे हैं कि उनके पीडीए को लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द की तो कई दवाइयां बाजार में आती हैं, आप उन दवाइयों को क्यों नहीं मुहैया कराते हैं बीजेपी को? अनुपम जी, बहुत अच्छा सवाल और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ के आगे नतमस्तक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के सूर्य की तरह से शौर्यवान जो व्यक्तित्व है, वो आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में उदयमान होकर के भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का यशस्वी व्यक्तित्व आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। उन्हीं की पार्टी में उनके बयान पर जिस तरह से द्वंद्व छिड़ा है, महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक, आज भारतीय जनता पार्टी आपसी द्वंद्व से घबरा करके ये लाल सलाम को धक्का दो। अरे इस तरह की बातें क्यों कर रही होगी आदित्यनाथ जी? आज तो इलाहाबाद की पावन धरती, प्रयागराज की पावन धरती, जहां महाकुंभ होने जा रहा है, वहां पर छात्रों ने आपको धक्का दिया है और आपको अपने निर्णय को वापस करना पड़ा है। कौशल कांत जी, जवाब दीजिए भाई, ये सीधा हमला कर रहे हैं आपको। जवाब देते हुए मैं सिर्फ धक्का तो जनता दे रही है आपको। लाल सलाम को तो पूरा देश में मोदी सरकार ने धक्का दिया है, क्योंकि नक्सलवादियों की जमीन अब भारत में नहीं बची है। ये तो हम दावे से कहते हैं, ठोक के कहते हैं। देश की नीति का पार्ट है नक्सलवादियों को देश से भगाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो देश की बात है। पीडीए को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं साहब? जहां तक रही इलाहाबाद की बात, पीडीए को आप बचा नहीं पा रहे हैं। इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में छात्रों के साथ खड़ी है। छात्रों की शिकायत है, उनकी बात छात्रों के मुद्दे पर है, छात्रों के मुद्दे से मत भटकिए साहब, उसमें बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर आप पर भी सवाल खड़े होंगे, सत्ता पर भी सवाल खड़े होंगे। कौशल कांत जी, मुद्दे को डिले मत करिए। नहीं, उन्होंने मुद्दे को डिले मत, मैं सभी प्रवक्ताओं से कह रहा हूं, सवाल यहां पर जवाब भी नहीं दूंगा। सवाल पूछा उन्होंने तो जवाब तो दूंगा। जी बोलिए। नहीं, उन्होंने परीक्षा की बात की इसलिए जवाब दिया। आप मुझे यह बताइए, जिस तरीके से झारखंड में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 16% घट गई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेएमएम रिस्पॉन्सिबल है ना, जो आज सरकार में है ना। वो लोग जो घुसपैठियों को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, ये बात रिस्पॉन्सिबल है ना, उसी की तो बात कर रहे हैं। इसमें झारखंड की धरती पे झारखंड की बात नहीं करेंगे तो कहां की बात करेंगे? देश में देश की बात नहीं करेंगे तो कहां की बात करेंगे? मैं आ रहा हूं, मनीष सिंधवी को लाऊंगा चर्चा में। मनीष सिंधवी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मनीष भाई, सवाल यहां पर यह है कि ऐसा लगता है जब कभी आंख बंद करो या आंख खोलो कि हाथ में तराजू है, एक तराजू में आधी किलो भिंडी रख रखी है और एक में आधी किलो आलू रख रखे हैं, और जब सियासी तौर पर देखा जाए तो कहीं हिंदू नजर आते हैं तो कहीं मुसलमान नजर आते हैं। सवाल यहां पर यह है कि सियासी चश्मे से क्या देश में इसी तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आती है और सियासी लाभ लेने के लिए तमाम सियासी दल अपने पैंतरे चलते हुए दिखते हैं? भाई, बड़े आदर के साथ आप आदरणीय राहुल गांधी जी की सारी लड़ाई देख लीजिए। वो दो महत्वपूर्ण मसलों पर बात कर रहे हैं। पहले मसला है संविधान। संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान जब बना तो उसने कहा सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर बहुत ही एक आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने की आजादी है। सबको अपना धर्म मानने की आजादी है। तो संविधान की बात करते हैं, यानी सभी की बात करते हैं, किसी धर्म की बात नहीं करते। दूसरा, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिसमें वो 70 साल की विकास यात्रा में जो भी लोग पीछे छूट गए हैं उनकी गिनती कराई जाए और उन्हें जो भी लाभ देना है वो दिया जाए। तो दो महत्वपूर्ण बातें वो करते हैं। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात देखिए, जो लाल सलाम है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका स्लोगन है। कम्युनिस्ट पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी है। तो आप जब कहते हैं लाल सलाम को धक्का दो या लाल सलाम नक्सलवाद है, तो इसका मतलब आप पूरे कम्युनिस्ट पार्टी पर
इस बात का तोहमत लगा रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए उनको बाहर कर दें। आपकी सरकार केंद्र में है, उन्हें पकड़कर जेल में डाल कौशल दीजिए। कांत जी, आप ये सुन रहे हैं ना आप? जो एक जवाब मैं अपनी दे बात दूं? पूरी कर लूं। जी जी ये जो पाखंड है आपका, देखिए जो सशस्त्र नक्सलवाद है उसके खिलाफ सारी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे जेएमएम की सरकार रही हो, मैं जवाब ले सशस्त्र लेता हूं, मनीष भाई नक्सलवाद जवाब के ले लेता खिलाफ। हूं, वक्त वक्त सबको देना है। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। CPIML पे बैन लगा हुआ है, लाल सलाम नक्सलवादियों का था है, आपको भी पता है कम्युनिस्ट उसी का आउटफिट है, वो सॉफ्ट पार्ट है, वो हार्ड पार्ट है, तो लाल सलाम यानी नक्सलवाद का विरोध में क्या दिक्कत है भाई? तो आप मुझे ये बैन नहीं नहीं, समझ तो में आता, जो देश मैं तो का कह रहा हूं कि जो विरोधी है सशस्त्र उसका नक्सलवाद है आप विरोध उसको करने में कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? क्योंकि इनको वोट बैंक अपना उसी में नजर आता है। इनके वोट बैंक के लिए आप सोचिए ना, ये अनुपम भाई सुनिए ये ना, सुनिए जमाते मैं उलेमा आपको समर्थन का लेटर देती है, मराठी मुस्लिम बोर्ड आपको समर्थन का लेटर देता है, ऑल इंडिया उलेमा मुस्लिम बोर्ड आपको समर्थन, और लिखता क्या उसमें सुनिए, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर नहीं है, मुसलमानों से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कब छीनने का, आरक्षण छीनने का काम किया है, समान नागरिक संहिता लाने वालों को वोट नहीं देना है, वक्त के खिलाफ कानून बनाने वालों, चलिए ये सब मैं कौन ला रहा है? आ रहा हूं। ये कौशल सबका कांत जी, मेरे को समर्थन कांग्रेस चर्चा को में मिल विजय रहा है, उपाध्याय जी को भी इंडी लाना है, वरिष्ठ गठबंधन को मिल पत्रकार रहा हैं। है। विजय जी, सवाल यहां पर यह है कि उपचुनाव भी है, 9 सीटों पर, महाराष्ट्र का दंगल है, झारखंड का दंगल है, और जो बयान सुनने को आ रहे हैं, जो वार सुनने को आ रहे हैं, जो पलटवार सुनने को आ रहे हैं, यहां तक कि कई नेताओं की कुंडली तक देख ली गई है कि 2047 तक अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये कुंडली देखने का भी ज्योतिषीय प्रयोग उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। देखिए, चुनाव में ये सब चीजें होती हैं, बहुत कॉमन है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और तरह तरह के बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेता भी भूल जाते हैं, पब्लिक भी भूल जाती है। लेकिन एक चीज है, भारतीय राजनीति में जो डायनामिक्स है वो बहुत बदल गया है। अब जिन चीजों पे हम पहले चुनाव लड़ते थे वो मुद्दे अब नहीं है। अब जिंदगी में आप देखिए, विपक्ष रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रहा है, विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहा है, यानी हम रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं और हम सेकंड स्टेज में हैं, जहां पे तो कटोगे बटोगे ये भी तो हो रही है साहब विजय जी। वो ये होता है, देखिए, जहां जो जिस भी देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होती है, शुरू हो जाती है, तेजी से आगे बढ़ने लगती है, वहां इस तरह की राजनीति होती ही होती है। और जब ये राजनीति आगे बढ़ती है, अमेरिका जैसे देश में आप देखिए, वहां भी चीजों को कुछ ऐसे ही लेके आगे बढ़ते हैं लोग। वहां भी डीप स्टेट की चर्चा रही, लेफ्ट विंग की चर्चा रही, वोकिज्म की चर्चा रही, और फैमिली वैल्यूज की चर्चा रही। तो अंत में आएगा फैमिली वैल्यूज। और जब हम भारतीय व्यवस्था में क्या है, यहाँ फैमिली वैल्यूज बहुत ही स्ट्रांग है, यूरोप और अमेरिका में ध्वस्त हो चुके हैं, वहां लोगों की चिंता दूसरी है। तो एक आर्थिक विकास के प्रोसेस में विचारों की जो सोचने की पद्धति है वो भी बदलती है, राजनेता भी उसमें काफी कुछ जनता के हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जाने वाली सियासत कर कौन रहा है, मुझे बता दीजिए। चलिए, आप तो इतने अनुभवी है विजय उपाध्याय जी, कौन ये सुलगाने वाली माचिस की तीली जेब में लेके कौन घूम रहा है? कौन सा सियासी दल है? सब जाति के नाम पर वोट डालने के लिए फूट डालने का काम कर रहे हैं। अंग्रेज कहते थे फूट डालो और राज करो, अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी जो देश की राजनीतिक जो फैब्रिक है वो एक्चुअली 1910, 1905, 1910 के बीच में जो बना था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो लड़ाई थी, वो 47 में आके खत्म नहीं हुई, वो आगे बढ़ चुकी है। 47 में हमारे देश को 2 हिस्से में विभाजित किया गया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बावजूद सारे इश्यूज वैसे ही हैं। जिस कांग्रेस को मुस्लिम लीग हिंदूवादी पार्टी कहा करती थी, उस कांग्रेस ने पूरी कोशिश की आजादी के बाद कि उस पर हिंदूवादी टैग हटे, और उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बनाया। अभी मनीष जी कह रहे थे कि समानता का अधिकार देता है, जाति धर्म में भेदभाव नहीं करता, लेकिन उसी संविधान की कुछ धाराएं अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था करती हैं। तो जब अल्पसंख्यकों की अलग व्यवस्था हो गई और एक ऐसे बड़े समूह के लिए हो गई, तो उसको निश्चित तौर पे जो जनसंघ पहले जनसंघ था, मनीष जी, और बाद में बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। आप अलापते रहते हैं, कभी कहीं ताली बजती है, कभी कहीं ताली बजती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीडीए की दूसरी फुल फॉर्म बताते हैं जो आपको रास नहीं आती। दूसरी बात यहां पर यह कि केशव प्रसाद मौर्य कुंडली निकाल कर बैठे हैं अखिलेश यादव की। अभी तो 2024 चल रहा है, 2047 तक, इतने आगे तक की कुंडली निकाल ली है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा अनुपम जी आपने सवाल पूछा।
हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी में और योगी आदित्यनाथ में एक बुनियादी फर्क है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो नौजवानों को लैपटॉप देने के लिए पहली कैबिनेट की पहली बैठक में वो फैसला करते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में अपने ऊपर 21 जो गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, दंगा कराने के मुकदमे थे, उनके ऊपर हत्या कराने के मुकदमे दर्ज थे, गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज थे, तो उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। जो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहा हो, जिसने जराइम की दुनिया में पूरा क्या हुआ, तब्दील कर दिया हो, ये आरोप सही है क्या? सुनिए अनुपम जी, मुझे अनुपम जी 10 सेकंड बोलिए प्लीज 10 सेकंड। अनुपम जी, सबसे बड़ी बात है झारखंड में जाने के बाद से आप लाल सलाम को धक्का दो का नारा लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज 168 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में आपको मिले हैं। विकास की परियोजनाएं ठप हो गई हैं। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते से भटक चुका है। आज हमारी सड़कें 1,80,000 किलोमीटर पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विभाग का मंत्री नहीं है। सरकार आपकी है, जवाब आपको देना होगा। 20% से अधिक पैसा नहीं खर्च किया है आज के समय में उत्तर प्रदेश में। दयनीय स्थिति है। और अनुपम जी, मनीष जी सुन तो लीजिए, 5 सेकंड अनुपम जी, 5 सेकंड। अनुपम जी 8,16,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पर कर्जा है। 31,000 प्रति व्यक्ति कर्जा है। ये सब आंकड़े हैं, वो सब अखबारों में पढ़ते रहते हैं। मनीष भाई, सब आप लोग कहते हैं अखबार में अनुपम जी अनुभवी प्रवक्ता है। जवाब सुन लीजिए अनुपम जी तो दीजिए, वो भी बोलने के हैं। कौशल कांत जी, मनीष भाई ऑडियो डाउन करिए। कौशल कांत जी बोलिए। अनुपम जी, उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी इकोनॉमी बना दिया, सबसे ज्यादा बिजनेस का एस्पेक्ट खोल दिए, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल प्रोडक्शन की फैक्ट्री आफ्टर चाइना उत्तर प्रदेश में लग गई। हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया, आज डिफेंस कॉरिडोर बना करके वहां पर हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। कौशल भाई, रोड की जब बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें हुई, मैं सरकार की तारीफ करूंगा। निवेश ला रहे हैं कानून व्यवस्था पे, तो इन सब के बाद क्या जरूरत है साहब बटोगे तो कटोगे करने की? क्या जरूरत है इस तरह से हिंदू मुसलमान की सियासत करने की? क्या जरूरत है इस उपचुनाव में तमाम चीजों को लाने की, जातिगत समीकरणों को साधने की? इन फैक्टर्स की आपको जरूरत क्या है जब इतना विकास आप कर रहे हैं और जनता की नजर में विकास ही विकास बोल रहा है? तो ये सब क्यों कर रहे हैं साहब? अनुपम जी, इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां जहां हिंदू बटा है वहां देश कटा है। चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, लाहौर सिरमौर होता था बॉम्बे के पास इकोनॉमिक कॉरिडोर में। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद बकरीद, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास धार्मिक ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। लाहौर इंडस्ट्रियल हब होता था, वो खत्म हो गया। अफगानिस्तान क्या होता था? कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजनेस चलता था, वहां से सारी चीजें सप्लाई होती थी, वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू बटा, इसलिए देश कटा। हिंदू जहां जहां बटा। चलिए मनीष सिंधवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष भाई का रिएक्शन, बाकी ऑडियो डाउन करिए भाई, वक्त की सब कमी है। तो मनीष भाई बोलिए, मनीष सिंधवी जी बोलिए, अपनी कांग्रेस का रिएक्शन रखिए आप। ऐसा है कि मैं 2-3 बातें जल्दी रखूंगा। अभी पिछले 4 दिन से इलाहाबाद में 20,000 बच्चे रात दिन सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 17 से लेकर 24 के बीच में जितने सरकारी एग्जाम के पर्चे हुए सब लीक हो गए। जबरदस्त भ्रष्टाचार है और बच्चे अपने जायज हक के लिए वहां बैठे बता रहे हैं। उन्होंने बताया सरकार कितना विकास कर रही है, आपने वो नहीं सुना। आपको ये दिख रहा है कि पेपर लीक हो गए? नहीं, अरे अनुपम भाई, अरे अच्छे कामों को देखा करिए भाई आप लोग। राजनीति नहीं चली। मैं एक मिनट क्यों नहीं देखते हैं आप लोग अच्छे काम? आप ऐसा है, आप एक काम करिए, आप वीडियोस मंगा लीजिए, आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा, डबल बेंच कहती है 1994 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ, 5 साल से इसी लखनऊ की सड़कों पर लाठी खा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। 28 दिन का टाइम कोर्ट ने दिया था। तीसरी बात, एनसीआरबी का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसने कहा महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। कुछ भी मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूं, सब आंकड़े हैं। यूपी इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ का एक फर्जी आंकड़ा दिखाया गया और सरकार का ये आंकड़ा है कि 7 से 8% पैसा भी ग्राउंड पर नहीं आ रहा है। कौशल कांत जी, जिन बॉल पे आप छक्के लगा रहे हैं वो तो सब बता रहे हैं, जिन पे क्लीन बोल्ड हो रहे हैं वो कांग्रेस बता रही है। अरे भाई क्लीन बोल्ड वाली बॉलें भी तो बताइए। अनुपम जी, इन्होंने महिला अपराध के एनसीआरबी के आंकड़े की बात की, उसी के अगले स्टैंजा में पढ़ लीजिए सर, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि रेट ऑफ कन्विक्शन पूरे देश से 3 गुना बेहतर है उत्तर प्रदेश में। यह भी तो लिखा हुआ है। रेट ऑफ कानून व्यवस्था के नाम पे मनीष भाई थोड़ी तारीफ भी करते रहिए इनकी, कम से कम हौसला बना रहे। आप हर चीज में जो है नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी की सरकार दोबारा इतिहास में पहली बार इसलिए आई है क्योंकि कानून व्यवस्था की बात थी। और जिस तरीके से
कहा जाता था जिस गाड़ी में बैठा लगा सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, और नारे ये लगते थे चढ़ भाई किसी को गुंडा गुंडा नहीं है, हमारी चर्चा मत कहिए भाई गुंडा। कोई अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा उसके आंकड़े लेकर के आइए, जिसको चाहे आप गुंडा डिक्लेयर कर देंगे, हमको अच्छा नहीं लगता। ये तो नारा है भाई अनुपम जी, ये तो नारा है। अरे अब आप प्रवक्ता किसी अब सपा के प्रवक्ता है, वो गुंडा थोड़ी हो जाएंगे भाई। नहीं नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। नारा नहीं है ये तो लोग, ये मेरा नारा थोड़ी ना है। अनुपम जी ये तो नारा है ना, जनता ने लगाया है। और नारा ये भी लगा था, दलित नेत्री ने लगाया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये इन्हीं के लिए नारा। मनीष सिंह जी बोलिए भाई, ये गुंडा गुंडा जो है, ये गुंडा गुंडा कुंडली ये सब चीजें हमारी समझ से तो परे रहती जी। आपराधिक मुकदमा अरे भाई अनुपम जी, जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। आज पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में एक्सपोज किया है, आज श्री अखिलेश यादव जी गांव गरीब खेत कल्याण किसान मजदूर की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आतंक, धर्म की चाशनी लेकर के चाटने लगती है और हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद ईद बकरीद की बात करने लगती है। आज हमारा देश का युवा सड़कों पर आंदोलित है, अपने हक की बात कर रहा है, अपने हकों की बात कर रहा है, अपने रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहा है। और अनुपम जी, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार इतनी संजीदगी से अगर भाजपा से सवाल कर रहा है तो मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमारा लोकतंत्र लौट रहा है, हमारे संविधान की हिफाजत हो रही है। भैया देखिए, हमारा काम है सवाल करना, पूछिएगा, सोच के सवाल नहीं करते, लिख के नहीं लाते हैं सवाल, दबंगई से सवाल करते हैं। बात जो सही है वो कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे और कहते रहेंगे। हर सवाल का जवाब दूंगा अनुपम जी, हर सवाल का जवाब दूंगा। और हर कौशल का जी, मैं रोक रहा हूं, मैं विजय जी के पास आऊंगा, बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, सवाल यहां पर यह है कि राजनीतिक पार्टियों को सियासी माहौल बनाने के लिए इस तरह के तंज, इस तरह के नारे, इस तरह के स्लोगन ये चले तो बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के तौर पर या फिर अगर जात पात के नाम पर इन सब चीजों को माहौल बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जब इतना विकास हो रहा है, सब कुछ, गंगा इतनी तेज बह रही है कि चलो आओ, दरोगा इंस्पेक्टर सब इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि सैल्यूट कर रहे हैं, जय हिंद हो रहा है, माहौल टाइट है, तो फिर क्या जरूरत है साहब, क्यों ये सब तमाशा करने की जरूरत है? जहां तक विकास की बात है, विकास के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं, जनता डिमांड तो करती है। लेकिन आप देखिए अनुपम जी, पिछले काफी 2-3 चुनाव से ऐसा हो गया है कि बिजली सड़क पानी के लिए लोग वोट नहीं मांगते हैं, न बिजली सड़क पानी के लिए जनता कहती है कि विधायक जी हम आपको वोट नहीं देंगे और बैनर नहीं लगते वहां पे। लेकिन देखिए हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई, 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आ गई और बीजेपी 33 पे रह गई। और उनको विधानसभा में ट्रांसलेट करेंगे तो विधानसभा में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो चीजें ही पलट जाती। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें जनता जो चीज चाहती है लोग वही बोलते हैं। किन चीजों पे आप भावनात्मक तौर पे भड़का सकते हैं, किन चीजों पे आप वोट ले सकते हैं, पूरी दुनिया में यही लोकतंत्र की कुछ खराबियां हैं। उस खराबी को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। जब हम लोकतंत्र की अच्छाई को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, तो कुछ उसकी दिक्कतें भी हैं, कुछ उसमें जो दिक्कतें हैं, जो बुराइयां हैं, उसको भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। एक तो इतनी ज्यादा पार्टियां हैं, हर जात की अपनी पार्टी बन गई पिछले 20-25 साल में। आप देखिए राजभर समाज की, हर जाति की एक अपनी पार्टी, जो जाति 3% से ज्यादा है उसकी पार्टी है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो तब उत्तर प्रदेश में किसी ने कहा था, कौशल कांत जी आप भी सुनिएगा, मनीष भाई आप भी सुनिएगा, मनीष हिंदवी जी आप भी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जड़ है उसमें जाति का जहर इतना ज्यादा फैला हुआ है कि आप थोड़ा सा भी हटाएंगे तो और गहरा जाएगा। जाति को उत्तर प्रदेश से खत्म नहीं किया जा सकता और यह कड़वी सच्चाई हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए। मनीष सिंह प्रवक्ता है आप समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, इतना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी पर कोई प्रभाव डाल पाएंगे, कोई दबाव डाल पाएंगे? नोक में से कितनी सीटें आप जीत पाएंगे, बताएंगे आप? अनुपम जी बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल आपने पूछा है। 3880 बूथों पर 9 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता और एक एक निपुण नेताओं को प्रभारी बना करके, जिम्मेदारी दे करके, संगठनात्मक तौर पर हमने मजबूती से लड़ाई को लड़ने की कोशिश किया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने चुनावी घोषणा होने के पहले ये सब बनाते हैं, वो ही कर रहे हैं, वो भी करते रहे हैं। ये तो आप कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, लेकिन सीट कैसे जीतेंगे ये बताइए। अनुपम जी 10 में
अनुपम जी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव घोषणा होने के पहले 32 बैठकें किया 9 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों के साथ। 32 बैठकों के बाद से हमारे यहां सामूहिक निर्णय लिया गया कि किसको हम चुनावी मैदान में उतारेंगे, किसको हम प्रभार का जिम्मेदारी देंगे। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हम लोग जाति जनगणना की बात, सामाजिक न्याय की बात, युवाओं को सरकारी नौकरी की बात और महिलाओं को सुरक्षा की बात, चार मुद्दे हम प्रमुखता से उठा करके मैं सीधी बात करता हूं, मुझे इधर उधर की बात करनी नहीं आती है, प्रैक्टिकल आदमी हूं, इसलिए बेबाक तरीके से अपनी बात रखता हूं। अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़िए और आ जाए और उसके बाद कहें कि जीत हासिल है, लीजिए माला डालिए और स्वागत हो जाए। कौशल कांत जी, सवाल यहां पर ये, आपकी पार्टी जब लोकसभा के इलेक्शन में नुकसान झेल चुकी है तो अब क्या सबक आपने लिया है 9 सीटों पर? क्या 9 की 9 सीटें आपकी पार्टी जीत पाएगी? मैनपुरी के करहल को आप जीत पाएंगे? अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता रहा है, आप लोग ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन है। हर चुनाव के बाद वो अपना आकलन करती है और नए चुनाव की तैयारी करती है। बिल्कुल करती है। हार हमें विचलित नहीं करती है, अगले आने वाली जीत हमें संचालित करती है। तो आप देखिएगा 9 की 9 विधानसभा में 6 तो हम ऐसे ही जीत रहे हैं, 3 में टक्कर है, उसमें भी जनता हमें जिताई देगी। क्यों जिताएगी? स्वीकार किया कि टक्कर है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है मतलब कौशल कांत जी। क्यों? सच्चाई होनी चाहिए भाई, सच्चाई होनी चाहिए। मैं बता देता हूं क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे पीछे से पीसीआर की कमांड आ चुकी है, उन्होंने कहा साहब वक्त की कमी है, आप इस चर्चा को यहीं रोकिए। डॉक्टर कौशल कांत जी, मनीष सिंह जी, मनीष सिंधवी जी और विजय उपाध्याय जी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महाबहस में हमने तमाम सवालों को बेबाकी के साथ उठाया और इतना साफ है कि तमाम प्रवक्ताओं ने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ रखा है और सियासी झांकी जिस तरीके से चल रही है, बाल पलटवार का सिलसिला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जारी है, यह बता रहा है कि फैसला तो कौन करता है? आप करते हैं, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, आप ही तय करेंगे कि विकास चलेगा, जात पात चलेगी, हिंदू मुसलमान चलेगा, या तराजू में लेकर के भिंडी, आलू, गोभी, लौकी, या फिर आम जनता से जुड़े मुद्दे चलेंगे जो सियासत को गरमाने का बखूबी काम करते हैं। महाबहस में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।